नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक राजस्थान वाला भाग एमसीक्यू टाइप के सवालों में। पहले नंबर से सवाल की शुरुआत करते हैं कि ये राजस्थान में इस बार 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस का समारोह मनाया गया था। तो इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया है, ये सवाल पूछा है। 29 जून, 28 जून, 27 जून, 25 जून, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो मैक्सिमम राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के होने वाले राज्य में समारोह वो जयपुर में ही होते हैं, और अधिकांश राजस्थान सरकार ने उसको एकीकृत करने के लिए एक व्यवस्था की है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। तो आप थोड़ी अलग जो सम्मेलन होते हैं उनके लिस्ट अलग बना लीजिए, बाकी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ही होते हैं। मानसिंह स्टेडियम इस काम के लिए नहीं है, वो खेल के लिए हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दिवस समारोह हो सके। जोधपुर और बीकानेर दोनों गलत हैं, इसका जवाब है। अब इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी क्या है मैटर, क्या है इसका, कौन कौन सी और चीज़ें जो काम की हैं इसमें। पहली चीज़ है कि ये जो समारोह है वो 29 जून को मनाया जाता है। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किसकी जयंती में, तो आप कहोगे कि भारत में एकमात्र पीसी महालनोबिस साहब थे, जो कि भारत के सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है। दूसरी जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था उसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे। तो यदि आपको ये आइडिया कि पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के जनक थे, तो आप ये चीज़ कनेक्ट कर लोगे कि राज्य स्तरीय सांख्यिकी समारोह उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये तो हो गया लॉजिक से कनेक्ट। फिर ये 20वां था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको लगातार अखबार पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये इस बार 19वां हुआ, 20वां हुआ, ये गिनती चलती रहती है। अगले साल भी 21वां होगा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें कनेक्ट होती है। तो ये 20वां याद रखना है, 29 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना। आयोजन तो आपको पता है कि राजस्थान का सांख्यिकी और आयोजन विभाग ही करता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वहीं आयोजन होते हैं। थीम क्या है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। क्या चीज़ ऐसी होती है? ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कौन सा होता है, जैसे मान लो कि सरकार कोई मनरेगा की स्कीम चला रही है, तो मनरेगा की स्कीम में डेटा क्या है कि कितने लोगों को मजदूरी मिली, कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ कितना काम बाकी है, चोरी कैसे हुई। इस तरीके के यदि डेटा रहता तो उसमें रिफॉर्म की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, यदि एक सरकार स्कीम चलाती है कि बिटुमिनस वर्सेस सीमेंट से बनी हुई सड़कों में ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लंबी कितनी चली, कॉस्टिंग कितनी है, यदि दोनों डेटा हैं सरकार कंपेयर करेगी और फिर सस्ते के हिसाब से कहा कि बिटुमिनस आधारित जो सड़कें हैं उसको वरीयता दी जाए। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। जो भी सरकार सामाजिक कल्याण की योजना चलाती है उससे जो फीडबैक काम होता है उसका डेटा यदि कलेक्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो खर्चा बच सकता है, योजना में रिफॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का मैक्सिमम जो ये लॉक हुआ है उसको अनलॉक करने के लिए, इसके पोटेंशियल का यूज़ करने के लिए ये थीम रखी गई। तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। ये क्या है कि पिछले 3-4 सालों की जो थीम्स है उसे कनेक्ट करेंगे। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि समझ आधारित है, आप जो भी थीम ऐसी हो जो इससे कनेक्ट नहीं है उसको एलिमिनेट कर देना है। और इस थीम का मतलब यही है कि सरकार जो भी स्कीम चला रही है उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल संसाधन का उपयोग हो, इसके लिए उन्होंने थीम रखी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। समझ वाली बात है, बहुत ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले समारोह होते हैं उसमें मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट वाले होते हैं उसमें उप मुख्यमंत्री जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि मेरे हिसाब से सवाल इन्हीं में से कुछ में आएगा। फिर यदि वो और ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो इसके लिए कुछ 15 लोगों को, अधिकारियों को शानदार काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। उनमें एक है संयुक्त शासन सचिव जो वित्त बजट देखते रहे, कृष्ण शर्मा साहब। इन्होंने फाइनेंस के मामले में बेहतरीन काम किया है। फिर संयुक्त निदेशक रणबीर सिंह, एसीपी जो सुनील कुमार चौधरी, ये पुलिस वाला एसीपी नहीं है, डेटा से रिलेटेड वगैरह। उपनिदेशक थे अजीत सिंह, सहायक निदेशक वीरेंद्र सिंह, सांख्य के अधिकारी देवेंद्र कुमार बैरवा, ये प्रेमचंद बैरवा के ही बैरवा हैं, इनका भी उपनाम। तो ये ऐसे 15 अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अगली खबर जो कि बड़ी है वो ये है कि जो 29 जून 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच में ऐतिहासिक यमुना समझौता हुआ था, वो कौन सेंटर का व्यक्ति उपस्थित था? मोदी जी खुद नहीं आए थे, अमित शाह जी आए थे। एक बार देख लेते हैं डिटेल।
एक और है कि यमुना जल परियोजना राजस्थान में किन किन जिलों को जल की आपूर्ति करनी पड़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये बाउंड्री पे कौन कौन से हैं, उस हिसाब से आपको अंदाज़ लगाना है। यदि हरियाणा से कोई नदी आ रही है तो यहीं सिंचाई परियोजना लगा सकती है, वो यहाँ नहीं लगाएगी। तो इसमें चूरू हैं, झुंझुनू हैं, सीकर हैं, तीनों ही बॉर्डरिंग एरिया हरियाणा के। अब यदि आप कहोगे कि यदि ऑप्शन में अलवर है, जयपुर हैं, गंगानगर हैं, तो केवल ज्योग्राफी से सवाल यह नहीं किया जा सकता, ज्योग्राफी से एलिमिनेट किया जा सकता। फिर आपको कुछ चीज़ें अंदाज़ लगानी पड़ेगी कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर का पानी पर्याप्त है, इधर भी ये पानी ठीक आता है बनास वगैरह नदियों का, और इधर बाणगंगा नदी का। ये इलाका ऐसा है जो मरुस्थल का इलाका भी है और पानी की कमी भी है। तो इस तरीके से राजस्थान ने यहाँ पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ये जो 1994 में है उसके समझौते को रूप दिया है। तो इस तरीके से यदि आपको इतना आइडिया हो गया, इतनी आपने सुन लिया, तो इसके बाद आप ये सवाल गलत करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कौन कौन उपस्थित था? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा नायब सिंह सैनी, अमित शाह जी आए थे दोनों देशों के बीच में मांडवाली, दोनों राज्यों के बीच में मांडवाली कराने के लिए। दूसरी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दूसरी है कि ये पानी जो आएगा, पानी नहर से पानी लाने के लिए, पाइप से पानी लाने के लिए कहीं स्टोर होना पड़ेगा, फिर वहीं से पाइप निकाला जा सकता है। तो जो स्टोर होने वाला कुंड है उसका नाम है हथनी कुंड, और उस हथनी कुंड से फिर चूरू में एक और कुंड बनाया जाएगा, हाशियावास। तो चूरू में ही क्यों? एक तो ये नज़दीक पड़ेगा, दूसरी बात है यहाँ से सप्लाई की जा सकती है। हाई बेल्ट पे जो रहता है वहाँ से चीज़ों को आसानी से पानी के ढाल के हिसाब से भेजा जा सकता है। तो इस हिसाब से चूरू के हाशियावास से 295.5 किलोमीटर की लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली, ध्यान रखना ओपन सीपेज नहीं है, पाइप्ड पानी आएगा पाइप के जरिए। कितने फैक्ट हो गए? सीकर, चूरू, झुंझुनू, हथनी कुंड बैराज 295.5 किलोमीटर, चूरू के हाशियावास में फिर से जलाशय। फिर इसमें 500 MCM मीटर क्यूबिक मीटर पानी आएगा इसमें, तीन भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से। प्रत्येक पाइपलाइन का व्यास है वो 3.6 डायमीटर से अधिक होगा। इसकी अनुमानित कॉस्ट 34,102 करोड़ है, मुश्किल है आना। राजस्थान का सीकर, झुंझुनू है, और हरियाणा का भिवानी और फतेहाबाद में पेयजल की सुविधा देगी। 1994 में ऐसा समझौता हुआ है, अब जाके ये बंटवारे से संबंधित हिस्सेदारी और मांडवाली हुई है। इससे संबंधित इतनी ही इन्फॉर्मेशन काम की है। अगला खबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। खबर यह है कि जो राज्य स्तर की क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है काल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता। काल्विन एक अंग्रेज अधिकारी था राजस्थान में, उन्होंने क्रिकेट की प्रतियोगिता चालू की थी। उसी के नाम पे राजस्थान में अभी भी क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। दैनिक भास्कर में बहुत सारे 2-3 दिन तक आर्टिकल भी छपा था कि इस कॉलोनियल नाम को हटा देना चाहिए, हमें कुछ और नया नाम करना चाहिए। तो वो जो फाइनल हुआ उसमें उसका मैन ऑफ द फाइनल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया था? तो आपको लॉजिक भले ही है या नहीं है, मैं कनेक्ट करके दे रहा हूँ। आशीष नेहरा भारत के क्रिकेट में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ आपको नाम याद रखना है हिमांशु नेहरा। हिमांशु नेहरा था। अब इस क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में आपको पता है कि राजस्थान का यदि क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है सीनियर प्रतियोगिता, तो उसका आयोजन राजस्थान क्रिकेट अकादमी ही कराएगी, क्योंकि वो क्रिकेट के अंदर सुप्रीम बॉडी है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आइडिया लगा लोगे। कहाँ होगी? तो एकमात्र राजस्थान भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम है, उसका फाइनल वही होना है, तो वहाँ होगा। ये भी आपको जरूरत याद नहीं रखनी है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ये है कि इस बार का जो पुरुष और महिला दोनों का खिताब सीकर ने जीता है। तो ये आपके एक फैक्ट कम हो गया है कि सीकर दोनों का एक विजेता याद रखना है। सीकर की टीम भाई साहब पुरुषों की क्रिकेट की बहुत शानदार है, मैंने इसका गेम देखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, तगड़ा खेलते हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं। जो महिला वर्ग थी उसमें सीकर ने जयपुर को हराया है, और जो पुरुष टीम थी उन्होंने उदयपुर को पहली पारी में बढ़त के आधार पर खिताब इनको दे दिया गया था। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जयपुर की टीम भी अच्छा खेलती हैं महिलाओं की, सीकर की भी अच्छा खेलती हैं, तो दोनों में से सीकर एज ले गई। पुरुषों में लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि सीकर अच्छा खेलती है, ले गई, उदयपुर ले गई। इसमें दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा रीडिंग मारनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य स्तर का सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का पुरुष और महिला खिताब दोनों ही एक ही जिले ने जीत लिया गया हो। हिमांशु नेहरा को मैन ऑफ द फाइनल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड।
अगली खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% छपने की संभावना है। सवाल है कि 27 जून 2026 को राज्य स्तरीय एमएसएमई कार्यक्रम, अभी जो सरकार है वो एमएसएमई पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, उस पर बहुत ज़्यादा नीतियाँ भी लाई गई है। अब इसे संशोधन से संबंधित है कि मुख्यमंत्री ने कौन सी नीति और कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया। तो यदि एमएसएमई है तो कृषि नीति हो नहीं सकती और निर्यात नीति हो नहीं सकती, या तो होगी एमएसएमई नीति और स्टार्टअप गाइडबुक, और यह होगी राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और ओडीओपी कॉफ़ी टेबल बुक। ओडीओपी टेबल बुक है क्योंकि एमएसएमई के साथ ही ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत राजस्थान चाह रही है कि एक ज़िले में एक ऐसा प्रोडक्ट को मार्केटाइज किया जाए ताकि उसमें वो जो हिस्टोरिकली उसकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथिंग करके उसका एक्सपोर्ट किया जाए, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट करने के लिए इसका विमोचन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कदम में जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसके लिए व्यवस्था है, ऑडिटोरियम बना हुआ है, लोगों के लिए बैठने के लिए शानदार व्यवस्था है। तो एमएसएमई का राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहीं करवाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल साहब वहाँ आए, उन्होंने एक जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है क्योंकि एमएसएमई के अभी आरपीएससी की हिट लिस्ट में हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान एमएसएमई का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ 33 लाख से अधिक एमएसएमई हैं। एमएसएमई आपको पता होगा किस चीज़ के है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनकी एक लिमिट तक टर्नओवर या लाभांश होता है, उसको छोटी जो इंडस्ट्री फर्म होती हैं उनको बोलते हैं एमएसएमई। उसके तहत क्या चीज़ नई नई की गई, 3 नीति और पोर्टल किया गया। एक तो राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, आपको पता है कि एमएसएमई से कनेक्टेड चीज़ें हैं। ओडीओपी कॉपी टेबल बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एक रैम पोर्टल भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ है, उसका भी इन्होंने शुरू किया है। अगली इसी से रिलेटेड देखते हैं कि रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का मतलब है कि आप उद्योगपति हैं तो राजस्थान में आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको बहुत सारी टैक्स में शुल्क वगैरह में छूट देंगे। तो रिप्स के तहत एमएसएमई के लिए कैपिटल सब्सिडी की अवधि को घटाया है और वह कितना कर दिया गया है। अभी इसमें आप सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सरकार यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है तो फिर वो कैपिटल सब्सिडी की अवधि घटा क्यों रही है। इसके बीच में भी एक लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको घटाकर 7 किया गया है, उसका कारण है मैं आपको बताऊँगा कि 5 क्यों नहीं किया गया, 8 क्यों नहीं किया गया, 6 क्यों नहीं किया गया। एक्चुअल बात ऐसी होती है कि मान लो कि राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये देने हैं 10 साल में कैपिटल सब्सिडी के रूप में, तो इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि 1 करोड़ 1 साल के, तो उस साल हिसाब से 10 वर्ष तक सब्सिडी देने पर इसमें 10 वर्ष लग जाते थे। लेकिन फिर इन्होंने रियल लाइफ डेटा एनालाइज किया, जैसा कि वो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की बात कर रहा था। इन्होंने कहा कि जो भी एमएसएमई होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पहले 5 वर्ष तक की फाइनेंस असिस्टेंट। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या किया जाए जिससे कि ये 10 करोड़ रुपये शुरुआती समय में ज़्यादा दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद में इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, 10 साल के बाद में इसको ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इसको करो 7 साल। तो फिर क्या होगा कि 7 का 10 का भाग दे, लगभग 1.3 के आसपास हर साल, यानी कि शुरुआती सालों में एमएसएमई को दिया जाने वाला पैसा ज़्यादा हो गया। दूसरी बात है कि 7 साल बाद में इनको ज़रूरत भी नहीं है, तो वो वैसे इंडिपेंडेंट है। तो ये रियल डेटा के हिसाब से राजस्थान सरकार की स्कीम को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। एक चीज़ तो ये होगी है। दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट छपेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्वायर, वो ये कि राजस्थान बुनकर और सूक्ष्म उद्योगों हैं उनके लिए कोई हाट नहीं है। हाट का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट को दिखा सके और बेच सके। उनके लिए दुकान होनी चाहिए, सामान रखना का गोडाउन होना चाहिए, कोई ख़राब होने वाली चीज़ है तो उसका रेफ्रिजरेटर सिस्टम होना चाहिए, लोग आकर ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे मॉडल को पीपीपी मोड पर बना रही है। बात तो ये होगी समझ की। आपके परीक्षा में सवाल आएगा कि इसके लिए राजस्थान के कौन कौन से जगह का स्थान चुनाव किया गया। आप कहेंगे कि चारों याद रखने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान सरकार बुनकर और सूक्ष्म उद्यमों के लिए पीपीपी मोड की शुरुआत क्यों कर रही है। आप कहोगे कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि यहाँ की एमएसएमई के प्रोडक्ट की पूरे राजस्थान, नेशन और इंटरनेशनल स्तर पे लोग खरीदे, उसकी ब्रांडिंग की चर्चा हो। तो फिर आप कहोगे कि राजस्थान ऐसे स्थानों का चुनाव करेंगे जहाँ पे पहले से ही पर्यटक अच्छी मात्रा में आते हैं, विशेष रूप से देसी और विदेशी। तो आप कहोगे कि राजस्थान में कुछ
चुनिंदा ऐसा सेंटर है जहाँ पे हथकरघा और एमएसएमई इंडस्ट्री मजबूत भी है और वहाँ पे पर्यटक भी अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। तो आप कहोगे कि सबसे पहला नाम मेरा आता है दिमाग में पुष्कर, और दूसरा आता है नाथद्वारा, और तीसरा आता है जैसलमेर। फिर आपने कहा कि अलवर उतना बड़ा कल्चरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन एमएसएमई का बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि राजस्थान की इंडस्ट्री विशेष रूप से एमएसएमई के मामले में अलवर बहुत ऊंचा स्थान है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए इन्होंने ये 4 स्थान चुने हैं। फिर ये रिप्स वाली चीज़ मैंने आपको 10 साल से 7 साल घटाकर कर दिया है, वो मैंने आपको बताई दी कि 5 नहीं होगी सकती, क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगी। उस 5 साल के बाद में भी उसको थोड़ा चाहिए एज, 6 भी बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट जो इनको ऑप्शन मिला वो 7 साल। फिर इन्होंने एक जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर की जो रिप्स के अंतर्गत ही इन्वेस्टमेंट की न्यूनतम सीमा है उसको भी पहले 50 करोड़ थी, तो इन्होंने फिर देखा कि 50 करोड़ जितनी बड़ी फर्म कोई राजस्थान में आ ही नहीं रही है, तो छोटी फर्म को आने की अनुमति देने के लिए 15 करोड़ कर दे। तो ये भी लॉजिक है कि भाई 50 करोड़ की बड़ी फर्म को आ नहीं रही है तो छोटी को तो बुलाएं कम से कम। निवेश चरण में वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार, भारत सरकार की स्कीम है ECMS, उस योजना को 3 के बजाय 5 चरणों में करने की अनुमति दे दी है। ये भी उसी तरीके से 5 चरण आएंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर प्रशिक्षण भत्ते, ये जो वहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं महिला दिव्यांग उसके कार्मिकों का भत्ता 4000 बढ़ाकर 6000 कर दिया, ताकि वहाँ ट्रेनिंग भी करें और उसका कम से कम खर्चा पानी तो चल जाए। दूसरा, राजस्थान ने वेंचर कैपिटल फंड ऐसा होता है कि जो भी स्टार्टअप होता है उसके शुरुआती के लिए फंड की आवश्यकता होती है, जो फंड देता है उसको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। तो वो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है, और इन्होंने कहा कि 50 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देंगे हम। पंचगौरव स्कीम आपको पता है कि ये एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हुए एक ज़िले के लिए 5 चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत थॉरोली मैंने आपको समझाया है, याद रखना चाहिए। फिर ये भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें हर बार ये चीज़ आती है कि ये जो यूरिया की स्कीम है इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए इसका डिजिटल बुकिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे PDS में होता है। तो उसी तरीके से राजस्थान उर्वरक बिक्री आवेदन प्रणाली, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करो, उसके बाद आपको कट्टा मिलेगा। तो उसका पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई है? अब आप कहोगे कि ये तो याद रखना पड़ेगा, मैं कहूँ बिल्कुल नहीं। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा उस स्थान पे की जाती है जहाँ पे लिमिटेड व्यक्तियों पे अपनी नई स्कीम का टेस्ट किया जा सके। यानी कि पायलट प्रोजेक्ट की फंडामेंटल विशेषता होती है कि वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप कहोगे कि जयपुर उदयपुर कट गया, जोधपुर बीकानेर कट गया, क्योंकि ये दोनों ही वास्ट एरिया में फैले हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी भी स्कीम को लॉन्च करना बहुत ही रिस्की होता है। एक इंटेलिजेंट आदमी कभी इन 2 स्थानों का चयन नहीं करेगा। फिर आप कहोगे कि राजसमंद हो सकता है, कोटा बूंदी हो सकता है, दोनों ही लिमिटेड है। फिर मैं आपको कहूँगा कि उर्वरक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राजसमंद और सिरोही को, क्योंकि कोटा और बूंदी का क्षेत्र पहले से ही समृद्ध है, ये लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं। और राजसमंद और सिरोही में पहले से ही इसके लिए जो ज़रूरी होता है, ये जो अभी स्कीम चलाई थी E-कार्ड किसानों का, तो वो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में है। तो उस डेटा के हिसाब से इसका चयन किया गया राजसमंद और सिरोही में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने राजसमंद से इसका शुभारंभ किया है। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, कभी नहीं आएगा। पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत राजसमंद और सिरोही से की है, मैंने आपको बता दिया। फार्मर आईडी के माध्यम से मोबाइल से बुकिंग कराओ, उसके बाद आपको आउटलेट से QR कोड के माध्यम से मिलेगा। इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि 25 जून 2026 को राजस्थान ने ऊर्जा संयंत्र में शानदार प्रदर्शन किया, तो वहाँ के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को कौन सा अवार्ड दिया गया, ग्लोबल अवार्ड। आपको पता है कि ऊर्जा के सेक्टर में यदि व्यवस्था है तो यूनेस्को देख नहीं सकता है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर का मामला है। लिम्पो बुक ऑफ अवार्ड है, वो इन्होंने जून माह में कहा है, तो वो पूरे साल का होता है, 1 माह का नहीं होता। इसका उत्तर है मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये लाइन आप याद रखने ने कहा, मल्टीनेशनल रिकॉर्ड ऑफ बुक्स है, वो हर महीने किसी न किसी एक अचीवमेंट को टारगेट करता है, इसलिए ये हुआ। हर चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है। आप थोड़ा मेहनत करके ये चीज़ जानने की कोशिश करोगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी।
ये वाली बात हो गई। उसके बाद राजस्थान ने इतिहास उत्पादन किया है विद्युत का। इसी दिन 2 दिन में सूरतगढ़ 2 जून को सूरतगढ़ विद्युत थर्मल की 8 इकाइयों ने अपनी 2820 मेगावाट क्षमता से अब तक सर्वश्रेष्ठ 2790 मेगावाट का उत्पादन किया है। इसी तरीके से यह क्या है, ये आंकड़ा आपको कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ वन लाइनर इन्फॉर्मेशन ये है क्योंकि राजस्थान को अवार्ड मिला है। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंपी। आपको पता है कि ये जो गायों में दाने जैसी बीमारी होती हैं उसके लिए टीकाकरण अभियान का द्वितीय चरण कहाँ से आरंभ किया गया है। अब आप कहोगे इसमें क्या लॉजिक है। मैं ये कहूँगा कि आपको यदि लंपी से संबंधित टीकाकरण अभियान के लिए किसी स्थान का चुनाव करना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्कीम कैसे चल रही है। आपने कहा कि ये स्कीम ऐसी चल रही है जहाँ पे गौशालाओं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इसका मतलब आप ये कहोगे कि कोई नहीं ऐसी संस्था होगी जहाँ पर गौशाला से इसका आरंभ किया होगा। फिर मैंने कहा कि गौशाला तो हर जिले गांव तहसील में बना हुआ है तो वो कोई भी हो सकती है। फिर मैं कहूँगा कि इसमें से छाटों की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध गौशालाओं में से कौन ही है, तो फिर वे लिमिटेड हो जाना चालू हो जाते हैं। तो इसमें ब्यावर की तिजराती सराफान चैम्बर गौशाला है जो लगभग 100 वर्ष से भी पुरानी है, देश की आज़ादी से पहले से ही चल रही है। ये अखबार वगैरह में आती है ऐसी कि पुरानी को चुनाव करते हुए ऐसी लंपी से संबंधित आयोजन हुआ, तो उस हिसाब से एक कहानी बनती है। ये सिर्फ फैक्ट आप मैगजीन से देख कर पढ़ोगे तो उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ का अपना लॉजिक होता है। यदि मैं आईएएस होता और मेरे को कहता कि लंपी टीकाकरण से संबंधित आपको चुनाव करना है तो मैं ऐसे किसी वहाँ नज़दीकी गौशाला से नहीं करता, लॉजिक ढूंढता कि कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। ये पहला चरण है, वो भी ये पिंजरोल सांगानेर के अंतर्गत बहुत सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है, वहाँ से किया था। तो चूँकि वहाँ से हो चुका था तो अब दूसरी हिस्टोरिकल ये स्थान बचा था तो इसलिए यहाँ से हुआ। अभी इसमें क्या है कि कौन शुभारंभ करेगा, तो पशुपालन डेयरी और गोपालन मंत्री जो कि जोगाराम कुमावत हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से किया, ये हो ही गया। अब इसमें कौन सी वैक्सीन में कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है, तो ये आपको याद रखना, होमोलॉन्ग्स रांची स्टेन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये एक विशेष तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है तो यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब ये चैनल पर एटेन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से पूरा वीडियो बना है, देख सकते हैं आप। 2026 तक लक्ष्य है 111.51 लाख करोड़ पशुओं का टीकाकरण है। ब्यावर का आपको याद नहीं रखना है। और ये 2025-26 के दौरान 108.95 लाख गोवंशी पशु का पहले से ही टीका हो चुका है। यदि उसको बहुत ज़्यादा उलझाना हो तो ये आंकड़ा वो पूछेगा। अभी भजनलाल सरकार ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि बाड़मेर के किस गांव के पास 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का रेयर अर्थ खनिज का अन्वेषण किया गया। रेयर अर्थ मटेरियल ये जो कोबाल्ट होती है, लिथियम होती है, निकल वगैरह होती है, जो आजकल ये चिप्स मोबाइल टेक्नोलॉजी के जितने भी उपकरण होती हैं इनमें क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, तो इनको रेयर अर्थ बोलते हैं क्योंकि प्रकृति में बहुत ही रेयर मिलते हैं। तो ये कौन से अन्वेषण के 2 क्षेत्र हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। भारत रेयर अर्थ के मामले में चाइना पर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा कमी है, आने वाला फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान से यदि कोई चीज़ कनेक्ट है तो सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। बालोतरा जिले का नौतला और देवीगढ़ गाँवों को चुना गया है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे खनिज मिला, इन्होंने उसको चुनाव कर लिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कि बालोतरा जिले का नौतला और देवीगढ़ गांव जिसका क्षेत्रफल है 207.63 वर्ग किलोमीटर, वहाँ पे इसकी मंजूरी दी है। इसका खनन करेंगे केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, इस संस्था को दिया गया है। उससे जुड़ी हुई 3 और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ कि ये एनआईए का स्पेशल कोर्ट राजस्थान में भी बनेगा अब, ताकि यहाँ से जुड़े हुए मामलों को जल्दी, ये जो हाई कोर्ट में बम मिलने के बाद, जयपुर में बम की धमकी मिलने के बाद एनआईए जो यहाँ से जो आयुक्त अभियुक्त होते हैं उसको फिर दिल्ली ले जाना पड़ता है, तो इस चीज़ का समाधान के लिए यहाँ पे न्यायालय बनेगा। फिर सिविल डिफेंस कॉर्प्स का गठन, ये 8 जो नए ज़िले हैं उनमें है, तो इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 8 कौन से नए ज़िले हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के लिए एक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अहमदाबाद में जो 79 सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियन हुई थी उसमें दक्षिणा जोशी ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 20 साल के बाद ये दक्षिणा जोशी हैं, उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई में पदक जीता है। तो इस लड़की का चेहरा आप याद रखना। बटरफ्लाई ऐसा होता है जिसमें हर तैराकी के बाद सर को ऊपर, पानी को ऊपर लाना होता है, पैरों को भी पानी को ऊपर लाना पड़ता है, तो ऐसा थोड़ी टफ होती है ये।
200 मीटर में बटरफ्लाई स्पर्धा है, 20 साल का पूरा सूखा ख़त्म किया, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। 79वीं सीनियर ये आपको परीक्षा देगा, प्रश्न में याद नहीं करना है। कहाँ पे हुई? अहमदाबाद। ज़्यादा ज़रूरी है कि दक्षिणा जोशी और रजत, वो यदि गोल्ड करेगा, ब्रोंज करेगा तो आपको गलत करना है, बीच वाला चुनना है। 20 साल से इसमें कोई पदक नहीं जीता था, ये जीता है। 200 मीटर यदि वो 100 मीटर करता है तो आपको गलत करना है। 2 मीटर 20 सेकंड 82 सब सेकंड का टाइम लेकर उन्होंने जीता है। इससे पहले सृष्टि टंडन थी, वही जयपुर की थी, तो इससे पहले उन्होंने कांस्य जीता था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, न्यूज़ में था ये। देश की पहली एग्री पीवी पायलट प्रोजेक्ट जयपुर के किस जिले से स्थापित किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ज़्यादा। अभी एग्री पीवी ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि सोलर पैनल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो खेत के बहुत हाइट पे होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि वहाँ से धूप आके खेत में भी पड़े और नीचे से ट्रैक्टर भी निकल जाए। तो ये ऐसी मिक्स चीज़ है जिसमें कर्ज नीचे खेती उत्पादन भी होगा, ऊपर से एनर्जी जनरेशन भी होगा। तो चूंकि ये ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसमें एक ही खेत का डबल यूज़ होगा, भारत एनर्जी सेक्टर में पहले से ही प्रॉब्लम में चल रहा है, तो इसे एनर्जी जनरेशन भी होगी और ज़मीन का यूज़ सोलर पैनलाइजेशन के लिए करने के बाद भी खाद्यान्न उत्पादन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंशन बहुत नया है। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने कहा कि ऐसी समझ के साथ हम टिक कैसे करें कि इनमें से कौन से गांव में ये स्कीम चालू की गई थी। तो आप यदि लगातार अखबार पढ़ते हैं तो भी इस चीज़ का अंदाज़ा लग सकता है। इसका उत्तर है कुंदनपुरा गांव। आप कहेंगे कुंदनपुरा गांव क्यों? मैं कहूँगा कि कुंदनपुरा गांव में पहले से ही ये महिंद्रा वगैरह अपनी जो CSR फंड्स रहते हैं इसका यूज़ करके, एक वहाँ का किसान है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उस किसान ने अपने खेत के बहुत व्यापक क्षेत्र में ऐसे पहले से ही PV पैनल लगा चुके हैं। तो फिर राजस्थान सरकार, जब भी मैंने आपको कहा कि कोई पायलट प्रोजेक्ट होता है तो उसमें पहले से ऐसी एग्जिस्टिंग कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ जो नई चीज़ है उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अभी आप जैसलमेर के दड़ों में जाके ऐसी चीज़ एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे न तो आपको टेक्नीशियन मिलेगा, ना कोई इन्वेस्टर मिलेगा, ना उपयुक्त ज़मीन मिलेगी। तो ऐसी जगह पकड़नी पड़ती है जहाँ पहले से एग्जिस्टिंग कुछ तो हिस्ट्री हो। तो वहाँ पे पहले से प्लांट लगे हुए थे, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वहाँ एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किए जाएंगे और फिर बाकी के गाँव के सारी जगहों में इसका प्रसारित किया जाएगा। तो ये कुंदनपुरा गाँव काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में था कि एक किसान था, उसने किस प्रकार से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। तो बस्सी तुंगा क्षेत्र के कुंदनपुरा गांव को नाम याद रखना है, स्कीम आपको याद रही जाएगी। एक साथ मैंने आपको बता ही दिया। इस तकनीक से देश का पहले प्रगतिशील ये कुंदनपुरा गांव का मैंने बताया कजोड़मल जाट, ये नाम याद रखना आपको, कजोड़मल जाट साहब ने यहाँ पहले से ही ऐसी कर रखी है। 0.5 मेगावाट का प्लांट 2023 में कंपोनेंट एक थे, इन्होंने पहले लगा दिया था। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलायंस द्वारा कोटक महिंद्रा की वित्तीय सहयोग से लगाया जा रहा है। इसमें सोलर पैनलों को 2 से 12 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि ट्रैक्टर भी निकल सके और ये भी हो सके। अभी अगली खबर भी बहुत बड़ी है कि पूरे भारत में सभी राज्यों की समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत स्थापित करने या लागू करने से संबंधित होड़ मची है। तो राजस्थान सरकार भी इसके प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी व्यक्ति की अध्यक्षता के अंदर कमेटी गठित की है। तो इसका मतलब है न्यायपूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इस महिला का नाम आप याद रखना, ये पहले भी पे कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है। समान नागरिक संहिता आपको क्या होता है? विवाह कानून के नियम किसी भी धर्म और जाति से अलग हटकर एक तरीके से स्थापित करना। और चूँकि आपको पता हो तो अखबार में आपने यदि पढ़ा है तो आप आदिवासियों के विरोध के कारण इसको आदिवासी से संबंधित सिविल कोड को बाहर रखा गया है, केवल बाकी जो कम्युनिटी हैं उसमें लागू होगा। राजस्थान सरकार ने 5 सदस्यीय की इसकी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ये समिति बनाई थी, जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई थी। और आदिवासी के इसमें बाहर रहेंगे, सभी जातियों समुदायों के यदि स्टेटमेंट आता है कि इसमें शामिल होंगे तो नहीं होगा। अन्य जो समिति के सदस्य है, शत्रुघ्न सिन्हा IAS था, बसंत सिंह छाबा अतिरिक्त महाधिवक्ता था, रामनिवास अग्रवाल सेवानिवृत्त प्राचार्य। बेसिक आइडिया आपको पॉलिटी से भाग 4 के अंदर DPSP का अनुच्छेद 44 में सिविल नागरिक संहिता संबंधित बात की गई है। और दूसरी बात है कि गोवा स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता प्रोटोकॉल सिविल कोड 1867 पहले से ही लागू हैं और उत्तराखंड में भी अभी लागू कर दिया गया है। अभी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग 2025 जारी की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है भाई।
पहले 2 स्थान पे कोई और आ गए, राजस्थान तीसरे स्थान पे। इसमें लॉजिक में ढूंढने जाओगे, पूरे राजस्थान की स्कूलों का एनालाइज करना पड़ेगा। तीसरा स्थान है। एक बार डिटेल देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है स्कूलों से संबंधित। आपके आजकल सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्कूलों से संबंधित हरित विद्यालय की रेटिंग है तो शिक्षा मंत्रालय जारी करेगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम है स्वस्थ और हरित विद्यालय रेटिंग, SHVR फुल फॉर्म याद रखना। राजस्थान का स्थान पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है, ध्यान रखना। इस बड़ी उपलब्धि के प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर मेरिट प्रमाण पत्र दिया गया है। 11 विद्यालय ऐसे थे जिनमें स्वच्छता शानदार थी और हरित भी शानदार था, तो इनको प्रमाण पत्र दिया गया। जो टॉप 10 में है वो है खोरिया गोगालिया टॉप स्कूल, टॉप 10 में बाड़मेर का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगालिया रामसर देश में टॉप 10 स्कूल में शामिल होकर 10वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। तो ये स्कूल आपको याद रखने चाहिए। चयनित स्कूलों को 21 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय जो मेरिट स्थान में 11 विद्यालय प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से, एक बार नज़र मार लेना यदि सवाल आता है तो। आजकल ये PM सीरीज से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बाड़मेर की ये जो पहले मैंने बताया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगालिया रामसर वाली है। एक PM श्री स्कूल है, वायु स्टेशन है उत्तरलाई, वहाँ की फौज में भी देखते हुए PM श्री स्कूल स्थापित की जाती है। कोटा की 2 स्कूल है, PM श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परलियाँ की ढाणी और सोपिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभनगर। राजकीय उच्च प्राथमिक उज्जैन सिंह का नाडा सीकर की है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला डूंगरपुर में है, आदिवासी इलाके से भी स्कूल आई है। चोरू की भी है, यानी कि रेगिस्तानी इलाके से भी है। राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय उभयपुरा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल देवली टोंक की भी है, मध्य राजस्थान से भी आया है। राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय ब्यावर बावरा की भी है। दरबार सिंह सीनियर सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम सांबर लेक जयपुर की भी है, राजधानी से भी आया है। और डूंगरपुर के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय तलवाड़ा बांसवाड़ा की भी है। तलवाड़ा ये हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंस रहा है, आजकल RPSC के न्यूज़ में है ये, तो ध्यान रखना। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के राजकीय स्कूलों के किन विद्यालयों ने टॉप किया। आपको पता है कि बोर्ड में तो राजस्थान अच्छा है ही नहीं है, तो ये 2 तो कट गए। इसका उत्तर है 3, 6, 9। क्या चीज़ है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हालिया आंकड़ों के साथ राजस्थान राजकीय विद्यालयों में भाषाई और गणित के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 कैटेगरी 3, 6, 9 हैं। और नीति आयोग की स्कूली शिक्षा प्रणाली 2026 रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिस वाली बात की नीति आयोग ने प्रशंसा की है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अभियान का दायरा कितना है, 29 मार्च 2025 को शुरू इस अभियान के तहत राज्य के 69,000 से अधिक विद्यालयों की सुधारात्मक गतिविधियां लागू की जा चुकी हैं। राजस्थान में PM श्री कितनी है, तो 649। अभी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट खबरें आ गई है तो मैं आपको थोड़ा जल्दी भगाता हूँ। 21 जून 2026 को खातीपुरा जयपुर से दरभंगा के लिए नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई, तो वहाँ का मुख्यमंत्री तो होगा या बिहार का उप मुख्यमंत्री, चूँकि दरभंगा जा रही है तो वहाँ से ले लिया, रेल मंत्री साहब तो थे ही। तो इन तीनों ने किया है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ ठहरा होगा, खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई, मंडावर, मेवा रोड और भरतपुर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये भी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, खातीपुरा इसमें कितनी कोचिंग है, ये मतलब थोड़ा है देख लेता है। 250 करोड़ की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल 21 जून को शुभारंभ किया गया, जिसमें 450 गाड़ियाँ प्रतिदिन गुजरेगी। ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है, देख लेना एक बार। 20 जून 2026 को जयपुर के अमरजवान ज्योति से JCTSL को कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। भाई इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, उनका मन किया 29 का, उनका मन किया 51 का, उनका मन किया 18 का, तो इसका 19 है, 29 है। यदि आप न्यूज़ में रहोगे तो 19 दिमाग में रहेगा, यहाँ से आप याद कर लेना। प्रधानमंत्री ई बस सेवा आपको पता है कि केंद्र सरकार का चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक बसें दे रहे हैं। तो इसके तहत जयपुर के अमरजवान ज्योति से JCTL तक 29 हरी बसों को झंडी दी गई है, और इसके साथ ही भीलवाड़ा को भी 18 ई बसें प्रदान की गई है। कौन कौन से राज्यों को ई बसें दी गई है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मतलब ऐसे स्थानों का आप चयन कीजिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी संभव है, इलेक्ट्रिक बस चार्ज भी होने चाहिए। तो राजस्थान के टॉप वाले ज़िले कौन से हैं, वहाँ का शहरी क्षेत्र आप गिन लीजिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर। सबसे बेस्ट, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं चार्जिंग स्टेशन लग सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 675 ई बसें
दी हैं। इन्होंने कहा कि बाद में 775 और देंगे और राजस्थान को 1150 बस देंगे, जो ये PM ई बस सेवा योजना है, जो कि अगस्त 2023 से शुरू की थी। RRPC को चोड़ मचा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये बताओ स्कीम कब चालू की गई थी। जून 2026 में RPSC के किन 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया? तो केसरी सिंह का तो UR कार्यालय हो गया है नहीं, संदीप चौधरी उससे पहले थे, जसवंत सिंह राठी, मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये संतोष आनंद, दीपक कुमार है। RPSC का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, और RPSC युवाओं के बाद ये हो गया, इसका आर्टिकल 316 के तहत ये चीज़ है। ठीक है। राजस्थान का स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक साल पहले की बात कर दी, 2 साल। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में ही होता है ज़्यादातर स्टोन एग्जीबिशन मार्ट। एक बार देख लेते हैं कि यह क्या क्या है। इसका एग्जीबिशन के लिए भारत, आपको पता है कि राजस्थान पर ये जो संगमरमर वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह में इसमें अच्छा है, तो स्टोन मार्क का मतलब है कि जो बाहर के कंट्री है उनको राजस्थान के जो पत्थर है उनकी गुणवत्ता के संबंधित चीज़ों को दिखाना। तो रोजगार उत्पन्न करने के लिए 3 रिको, सिडको और लघु उद्योग भारती, इन तीनों के मध्य, ये पत्थर से ही जुड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन तीनों के मध्य MOU साइन हुआ है ताकि इसका उद्योग आधुनिकीकरण किया जा सके, तकनीकी उन्नयन किया जा सके। यहाँ हुआ है। बाकी ये कितना क्या हो रहा है, 14वां संस्करण है, ये याद रख लेना। 17 से 28 फरवरी 2028 को आयोजित होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। राजस्थान में नमक उत्पादन से राहत देने के लिए बंद होने व कगार पर पहुंचे कितने इकाइयों को 6 माह के, ये थोड़ा सा देख लेना आप, उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 300 इकाइयाँ ऐसी थी जिसके कारण ये फायदा का सौदा नहीं होने के कारण बंद हो रही थी। फिर राजस्थान सरकार ने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी, थोड़े पैसे दिए हैं ताकि ये चलती रहे। इन्होंने ई ऑक्शन की पारदर्शिता ला के चीज़ों को ठीक किया है। 24वीं राजस्थान राज्य राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में चिरांश चौमिया ने कुल कितने पदक जीते हैं? एक ही व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पदक जीते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 4 पदक। क्या चीज़ है? जयपुर के जगतपुरा ओएस में, आपको बताया कि जगतपुरा में ही शूटिंग रेंज है, वहाँ 24वीं राजस्थान राज्य राइफल और पिस्टल शूटिंग में चिरांश चौमिया ने, ये नाम आप याद रखना, चिरांश चौमिया, चोमू टाइप से कुछ नहीं ऐड करे, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता राजस्थान राइफल के ओर से यही करना था। राइफल से संबंधित कितनी श्रेणियाँ थी? 50 मीटर राइफल ब्रॉन, 50 मीटर प्री पोजीशन, 10 मीटर डेफ जूनियर कैटेगरी। प्री नेशनल क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाले शूटर देहरादून में आयोजित होने वाली जसपाल राणा इंडिया ओपन प्री शूटिंग के लिए ये जाएंगे वहाँ। मनानी कौशिक जयपुर, इन्होंने 2 स्वर्ण जीता, 1 कांस्य जीता। वर्तमान में 50 मीटर प्रोन कैटेगरी में नेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। 2026 में ISF वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुनी गई। और रवि व्यास बीकानेर का, वो सीनियर मास्टर पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 2 गोल्ड जीते हैं। आर्यन पाल सानिया नेवता जयपुर में 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन दोनों यूथ वर्ग में 2 रजत पदक हासिल किए हैं। गौतम पारिक ने, ये याद कर लेना आप भाई, देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत जटिल चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।